हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 14th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 14 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का टॉपिक, जिसके तहत इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। बट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का टॉपिक समझने से पहले वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि जिस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया उससे पहले जो भी लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे इंडियन टेरिटरी के अंदर, उन लॉज को अगर कन्फ्लिक्टिंग पाया गया, उन लॉज को अगर पाया गया कि वो फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उनको इनकंसिस्टेंट जो है घोषित कर दिया जाएगा, उनको वाइड जो है घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि स्टेट जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से फंडामेंटल राइट का हनन जो है होगा। तो आर्टिकल नंबर 13 की वजह से ही हम देखते हैं कि जुडिशरी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो लॉज को पकड़ के चेक करे, वो देखे whether that particular law is consistent with respect to part 3 of Indian Constitution or not। फंडामेंटल राइट के साथ जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके साथ ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, उस चीज को चेक करने की जिम्मेदारी जो है जुडिशरी के पास आ जाती है। एंड इसका राइट जो है आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मिल जाता है एंड आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू हाई कोर्ट जो हैं उनको मिल जाता है। और इन राइट्स को यूज करते हुए जो जुडिशरी है वो चेक करती है कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास आई है, इसके लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हाँ कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात जो है कही गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो जाता है कि कोर्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं, वो बताती हैं कि हाँ हमारे संविधान में कौन सी बात जो है कौन से कॉन्टेक्स्ट में कही गई है एंड कौन सी बात जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है या कौन सी बात जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो वो जो प्रोसेस है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो रैंडम वे में तो नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होने चाहिए। तो वो जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए जुडिशरी जो है वो अपना डिसीजन देती है, उन्हीं को हम डॉक्ट्रिन कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन को हम समझ सकते हैं सिंपल भाषा में सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिनको यूज करते हुए जुडिशरी जो है अपना फैसला सुनाती है, अपना जो निर्णय है वो लेती है कि हाँ हमने इस डॉक्ट्रिन को, इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए इस चीज को हमने वैलिड किया है या इनवैलिड किया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द आइडिया ऑफ द वर्ड सेवरेबल। तो सेवरेबल का मतलब क्या हो जाता है? सेवरेबल का मतलब हो जाता है डिटैचेबल, यानी खंडनीय, विभाज्य, वो चीज जिसको हम अलग कर सकते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के अंदर होता क्या है, तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लिया कि मेरे पास एक अंगूर का गुच्छा है, उस अंगूर के गुच्छे में मुझे नजर आ रहा है कि 2-3 जो अंगूर हैं वो खराब हैं, वो खाने लायक नहीं है। ठीक, तो क्या आप मुझे बताइए कि मुझे इस पूरे अंगूर के गुच्छे को फेंक देना चाहिए? क्या आपके साथ ऐसा होगा तो क्या आप पूरे अंगूर के गुच्छे को फेंक देंगे या फिर आप सिर्फ उन अंगूर को निकाल के फेंकेंगे जो खराब है, जो खाने लायक नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो अंगूर खराब हो गए हैं उन्हीं को आप निकाल के फेंकेंगे और बाकी जो अंगूर का गुच्छा है वो आप अपने पास रखेंगे। सिमिलरली जब भी कोई लॉ जो है जुडिशरी के पास पहुंचता है चेक करने के लिए, तब जुडिशरी उस लॉ को अगर चेक कर रही है और जुडिशरी को लगता है कि ये पूरा जो लॉ है ये खराब नहीं है, ये पूरा कानून जो है खराब नहीं है, पूरा अंगूर का गुच्छा खराब नहीं है, हाँ कुछ अंगूर खराब है, तो जुडिशरी ने देखा कि पूरा लॉ जो है वो खराब नहीं है, हाँ इस लॉ के ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है या ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ठीक नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है विद पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी जो है वो इस पूरे लॉ को डिस्कार्ड नहीं करेगी, इस पूरे लॉ को नल एंड वाइड घोषित नहीं करेगी। हाँ, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो इनकंसिस्टेंट पाया गया है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हटा दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को यूज करते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो अप्लाई किया जाता है एंड जो लॉज हैं उनको चेक किया जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, पूरा जो लेजिस्लेशन है उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, द इंटायर लेजिस्लेशन विल नॉट बी स्ट्रक डाउन बाय द जुडिशरी इन केस ऑफ conflict with the fundamental rights, but only that part will be removed which are found to be inconsistent with the fundamental rights। ठीक है,
सिर्फ उन पार्ट्स को हटा दिया जाएगा जो पार्ट्स जो हैं कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट के साथ, जो इनकंसिस्टेंट है। अब हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को समझने के लिए हम सोलर इक्लिप्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब सोलर इक्लिप्स होता है तो क्या होता है, सूरज और धरती के बीच में चांद आ जाता है। ठीक, तो सूरज और धरती के बीच में जब चांद आ जाता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सूरज का वजूद जो है खत्म हो गया, सूरज जो है डिलीट हो गया, सूरज वापस कभी दिखेगा ही नहीं, सूरज वापस कभी नजर ही नहीं आएगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो जी नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ओरिएंटेशन जो है प्लैनेट्स के वो चेंज होंगे, उसके बाद फिर सूरज जो है वो जो है वापस से विजिबल हो जाएगा धरती से, एंड हम वापस से सूरज को देख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, बिकॉज इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के अंदर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में होता क्या है कि जुडिशरी के पास कोई लॉ अगर पहुंचा है तो जुडिशरी उस लॉ को चेक कर रही है, चेक करेगी, एंड जुडिशरी को लगता है कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है या कोई सेक्शन जो है पर्टिकुलर लॉ का वो फंडामेंटल राइट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो जुडिशरी उस समय उस पर्टिकुलर सेक्शन को या उस लॉ को इनएक्टिव घोषित कर देगी। ठीक है, इनएक्टिव घोषित कर रही है उस लॉ को या उस लॉ के किसी पार्ट को जो इनकंसिस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे इनएक्टिव घोषित किया गया है, उसको डिलीट नहीं किया गया है। वो जो सेक्शन वाइड बोला गया है या वो जो लॉ वाइड बोला गया है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जिस तरीके से सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य का वजूद जो है वो खत्म नहीं हो जाता है, वो अपने पोजीशन पे ही है। उसी तरीके से जब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगाया जाता है तो उस लॉ को या उस लॉ के पार्ट को इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है जो इनकंसिस्टेंट पाया जाता है, बट वो लॉ वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट विल नॉट बी इन ऑपरेशन, उसको यूज हम नहीं कर सकते हैं, वो इनकंसिस्टेंट है, वो सोया हुआ पड़ा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड आगे जाके संविधान में अगर कुछ अमेंडमेंट होता है, फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ अमेंडमेंट होता है एंड उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है इंपोज किए जाते हैं या फंडामेंटल राइट को ही रिमूव कर दिया जाता है, तो वो जो पर्टिकुलर लॉ है जो थोड़ी देर के लिए सो गया था, थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव घोषित कर दिया गया था, वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा और वो ऑपरेशन में आ जाएगा, उसको यूज किया जाएगा। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।